नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बड़े दुखी मन से राहुल गांधी के बयानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज राहुल गांधी ने मोदी विरोध के चक्कर में शालीनता की हद पार कर दी। आज राहुल गांधी ने चीन की हिमायत करने के चक्कर में अपने देश के सम्मान की मर्यादा को तोड़ दिया। आज राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया वो अशोभनीय हैं, अपमानजनक हैं, दुख देने वाले हैं। इन्हें सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कायर कहा, गद्दार कहा, चीन के सामने घुटने टेकने वाला करार दिया। राहुल गांधी ये भूल गए, नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो पूरी दुनिया के लिए भारत के प्रतिनिधि हैं। वो हमारे देश के सबसे बड़े नेता हैं और उन्हें देश की जनता ने चुना है, देश की जनता ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नेता नहीं है, देश की सरकार के मुखिया हैं। 135 करोड़ लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन की तरफदारी करना और अपने प्रधानमंत्री को कायर कहना कैसे स्वीकार किया जा सकता है? चीन की फौज को शातिर बताना और अपनी फौज को कमजोर कहना कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? यह कहना कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो चीन से डरता है, सत्य से परे है। जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की वो कायर हो गए। जिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, वो गद्दार हो गए। और जिन राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे वो बड़े भारी देशभक्त हो गए। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी संस्कृति है? प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो वो डरपोक है, और जो चीन की हिमायत करने के चक्कर में चुपके चुपके चीन के राजदूत से मिले वो बड़े सूरमा हैं। जिन नरेंद्र मोदी ने चीन पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला, दुनिया भर के मुल्कों से दबाव डलवाया, चीन को झुकने को मजबूर कर दिया, वो घुटने टेकने वाले और उन पर सवाल उठाने वाले बहादुर। जिन नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया, सीमा पर फैसले लेने का खुला अधिकार दिया, उनके लिए राहुल गांधी कहते हैं वो चीन से डर गए। और जो आधा सच आधा झूठ बोलकर अपनी फौज के शौर्य को कम और चीन की पीएलए की ताकत को ज्यादा बताएं, वो बड़े हिम्मत वाले। ये कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस हल्के अंदाज में बात की, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मैं आपको राहुल गांधी के बयानों के कुछ अंश सुना देता हूं। उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको भी नाराजगी होगी, आप भी सोचेंगे ये कैसी भाषा है, ये कैसी शालीनता है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई है। प्रधानमंत्री चाइना के सामने खड़े नहीं हो पाए। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. He is spitting on the sacrifice of our army. He is betraying the sacrifice of our army. नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। Prime Minister has ceded Indian territory to the Chinese. It is his responsibility to solve that problem. How he does it is his problem, not mine. प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। राहुल गांधी ने जो कहा वो कितना बड़ा झूठ है, सच क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा सोचिए इस भाषा के बारे में। नरेंद्र मोदी चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी कायर है, प्रधानमंत्री ने भारत की जमीन चीन को दे दी है, नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के शहादत पर थूका है। ये कैसी भाषा है? ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी संस्कृति है? कौन सी परंपरा है? देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से देशभक्ति के सबूत मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आप 20 सवाल उठा सकते हैं,
लेकिन कोई मोदी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकता। जिस शख्स ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब किया, जिसने हमारे देश में आतंकवादियों के सीने में खौफ भर दिया, उस शख्स को कायर कहने वाले से सवाल तो पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी भूल गए उनकी पार्टी की सरकार थी और उन्हीं की सरकार के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि चीन को रोकना मुश्किल है, चीन ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, इसलिए चीन से सीमा विवाद पर बात करना ठीक नहीं होगा। तो रक्षा मंत्री बहादुर थे और जिसने सरहद पर जवानों के बीच जाकर चीन को ललकारा, चीन की आंख में आंख डालकर कहा अपनी हद में रहो, जिसके सामने चीन झुका वो गद्दार। क्या यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि जब चीन ने भारत की हजारों मील जमीन पर कब्जा कर लिया था तो देश का प्रधानमंत्री कौन था और उन प्रधानमंत्री का राहुल गांधी से रिश्ता क्या है? आज मैं राहुल गांधी को मिसाल देकर समझाना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री पर कोई दुश्मन भी हमला करे तो उनके सम्मान की रक्षा कैसे की जाती है, यह उन्हें सीखना चाहिए। सुनिए। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान यह देश सहन नहीं करेगा। इज्जत होती है, देश का स्वाभिमान होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर हमारे राजनीतिक विरोध है, वैचारिक विरोध है, देश की बर्बादी की हमें पीड़ा है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, घर में करेंगे। दुनिया के किसी देश को मेरे देश पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी का यह बयान 29 अगस्त 2013 का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री पर कमेंट किया था। नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के विरोधी थे। उन्होंने दिल्ली की रैली में लाखों के सामने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बचाव किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के गरिमा का सम्मान किया था। इसे देश प्रेम कहते हैं, इसे मर्यादा कहते हैं और यह हिम्मत का काम है। लेकिन राहुल गांधी मोदी के विरोध में इतने मगन हैं, वो न तो रक्षा मंत्री की बात सुनने को तैयार है और न फौज की बात मानने को तैयार है। राहुल गांधी को एक बार उन जवानों के बारे में भी सोचना चाहिए जो जान पर खेलकर देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हैं। आज भी हमारे जवान लद्दाख की जिन ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे हैं, वहां टेम्परेचर -40 डिग्री है। हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में हमारे बहादुर जवान चीन की फौज के सामने डटे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। चीन को 1 इंच आगे बढ़ने नहीं दिया है। और राहुल गांधी कह रहे हैं हमने चीन के सामने सरेंडर कर दिया, चीन को जमीन दे दी। यह हमारी फौज की बहादुरी पर सवाल है। आज राहुल गांधी ने चाइनीज डिसएंगेजमेंट को शैम बताया,
कह दिया चीन तो हमारी जमीन के अंदर आ गया, उससे तो हमारी जमीन पकड़ा दी गई। 13 मिनट मीडिया से बात की और राहुल गांधी ने बार बार कहा कि पैंगोंग त्सो इलाके में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन का टुकड़ा चीन को पकड़ा दिया। इस बात को कई बार रिपीट किया। राहुल गांधी ने कहा मोदी ने चीन के सामने सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। बार बार कहते रहे पहले हमारी फौज फिंगर 4 तक रहती थी, अब हमारी फौज फिंगर 3 तक है, यानी फिंगर 3 से फिंगर 4 का इलाका हमने चीन को सौंप दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर यह लिखा कि गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चाइना को दे दिया। लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि हमारे बहादुर जवान चीन के सामने सीना तान कर खड़े हैं। उनकी हिम्मत और पराक्रम का नतीजा है कि चीन वापस लौटते हुए दिखाई दे रहा है। इसके सबूत है, इसके प्रूफ है। चीन के टैंक और चीन की बख्तरबंद गाड़ियां पीछे हटती नजर आ रही हैं। चीन ने जो स्ट्रक्चर खड़े किए थे उन्हें तोड़ दिया गया है। इसीलिए जब राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, तो आर्मी ने तुरंत जवाब दिया। तो पहले आपको दिखा देता हूं राहुल ने सेना पर कौन से सवाल उठाए, राहुल ने क्या क्या आरोप लगाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो कुछ उन्होंने कहा उसका फैक्ट क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020 उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। मैं हैरान हूं, राहुल गांधी ने चीन की फौज के बारे में तो बहुत कुछ बताया, वो कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारी फौज के बारे में, हमारी सेना के पराक्रम के बारे में एक शब्द नहीं कहा। रक्षा मंत्री ने कल पार्लियामेंट में जो कुछ कहा था उसको उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा। लेकिन जो सवाल राहुल ने उठाए वो सेना पर थे, हमारी फौज के साहस और शौर्य पर थे, चुनौती थे। इसलिए सेना ने बिना देर किए राहुल गांधी के हर सवाल का पॉइंट वाइज जवाब दे दिया। राहुल गांधी के एक एक आरोप का फौज ने करारा जवाब दिया, सीधा जवाब दिया, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो पॉइंट बाय पॉइंट जवाब मिला वो मैं आपको बताता हूं। सेना ने कहा कि समझौते में भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं खोई है। फिंगर 4 तक भारतीय सीमा की बात जो कही जा रही है वो गलत है। भारत के नक्शे में भारत की जमीन मार्क्ड है और इसमें 43,000 किलोमीटर 43,000 किलोमीटर का वो इलाका भी आता है जो 1962 के बाद से चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, यानी चीन का इस पर गैर कानूनी कब्जा है। अब राहुल गांधी ये तो नहीं कहेंगे कि 1962 में हमारा 43,000 किलोमीटर का इलाका चीन को किसने गिफ्ट किया था, उस वक्त कौन कायर था, उस समय किसने घुटने टेके थे, उस समय किसकी सरकार थी। लेकिन आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सेना को अपनी जमीन से पीछे हटना पड़ा और वो हिस्सा चीन के पास चला गया। इसे भी रक्षा मंत्रालय ने काउंटर किया। ये क्लियरली कहा गया कि भारत के परसेप्शन के हिसाब से जो LAC है वो फिंगर 4 नहीं बल्कि फिंगर 8 तक है और इसीलिए भारत लगातार फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग की बात करता रहा है। और हाल ही में जो समझौता हुआ है उसमें भी चीन ये स्पष्ट मान चुका है, उसे ये बताया जा चुका है
कि हमारा एरिया फिंगर 8 तक है। राहुल गांधी का एक और इल्जाम यह है कि नए समझौते पर एलएसी पर स्टेटस को का कोई मतलब नहीं रह गया। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में अप्रैल 2020 वाला स्टेटस रेलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि इससे सिर्फ चीन का फायदा हुआ, चीन को हमारी जमीन का हिस्सा मिला। अब इन आरोपों के जवाब भी सुन लीजिए। नए समझौते में तय यह हुआ है कि दोनों सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना होगा, कोई इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि नॉर्थ पैगोंग सो पर दोनों सेनाओं की परमानेंट पोस्ट बहुत पहले से बनी हुई है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। हमारी धनसिंह थापा पोस्ट फिंगर 3 के पास है और चाइना की फिंगर 8 में ईस्ट की तरफ है। अब जो समझौता है उसके मुताबिक दोनों सेनाओं के फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पर रोक लगी है, लेकिन वो लगातार अपनी परमानेंट पोस्ट पर बने रहेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सेना के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ही नहीं, जो कुछ था वो भी गंवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन की सेना तो डेप्सोंग में है, गोगरा और हॉट स्प्रिंग में भी है, जमी हुई है और सरकार खामोश है। इस पर आज रक्षा मंत्रालय ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े साफ साफ तौर पर यह बता दिया था, अभी हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग को लेकर विवाद सुलझना बाकी है, शुरुआत हुई है। पैगोंग सो पर डिसएंगेजमेंट पूरा होने के 48 घंटे के बाद इन पर भी बात होगी। और जहां तक समझौते की बात है तो सरकार को सेना पर पूरा भरोसा है। सेना की वजह से ही ईस्टर्न लद्दाख में चीन को डिसएंगेजमेंट के लिए राजी होना पड़ा, लेकिन हमारे जवानों की शहादत के बाद जो लोग हमारी उपलब्धियों पर शक कर रहे हैं, असल में वही सेना का पान कर रहे हैं। आज जब चीन की फौज पीछे हट रही थी, 200 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वापस जा रही थी, उसके वीडियो सामने आ चुके हैं। चीन की सरकार मान रही है, चीन की आर्मी बयान दे रही है, उसके बाद भी अगर हमारे देश में कोई नेता हमारी फौज पर, हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए तो उसे क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने आज जो किया वो देश को गुमराह करने की कोशिश है, हमारे बहादुर जवानों की शहादत पर सियासत की कोशिश है। और मुझे यकीन है अगर राहुल गांधी को लद्दाख में पैगोंग सो इलाके में ले जाकर दिखा भी दिया जाए तो भी वो मानेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, राहुल ने जो कहा वो सच्चाई से कोसों दूर है। रक्षा मंत्री ने हकीकत कल पार्लियामेंट में बता दी थी, आर्मी ने आज पोजीशन फिर से क्लियर कर दी। फिर भी कोई शक है, फिर भी कोई शुबा है, कोई सवाल है, तो मैं एक बार आपको जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की टीम के मेंबर एसएल नरसिम्हन की बात सुना देता हूं। इनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, बहुत मान्यता है, और नरसिम्हन ने बड़े सरल शब्दों में बता दिया कि आखिर चीन के साथ जो समझौता हुआ वो है क्या और उसका जमीन पर क्या असर होगा। हमारा जो पोस्ट है वो धनसिंह थापा पोस्ट में ही था, वहां तक हम आए हैं। उसी मुताबिक फिंगर 8 के पूर्वी तरफ जो चीन का जो पोस्ट है वहां तक जो है चीन वापस जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष अपना अपना जो परमानेंट पोस्ट का इलाका है उस इलाके में जा रहे हैं। इसके बीच का जो इलाका है जिसमें हमने पेट्रोलिंग का मना किया हुआ है, वो रक्षा मंत्री ने साफ जाहिर किया है कि ये टेम्पररी एक मामला है। वो क्यों किया गया है ये समझना जरूरी है। आपने देखा कि जब भी ये पेट्रोल जो है आमने सामने आते हैं तो ये जो है हादसा बनने की एक गुंजाइश हो जाती है उसके अंदर। उसको रुकने के लिए और जो ये जो गर्मा गर्मी है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए ये माना गया है कि इस इलाके के अंदर हम दोनों नहीं पेट्रोल करेंगे। लेकिन ये जो है एक टेम्पररी एक कार्रवाई है, ये नहीं कि ये परमानेंटली हम पेट्रोल नहीं करेंगे। इस प्रकार का कोई समझौता नहीं है। ये टेम्पररी तरीके से हम इस इलाके के अंदर पेट्रोलिंग नहीं करेंगे करके बोला गया है। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ये दक्षिण जो बैंक है उसके ऊपर से हम क्यों हट रहे हैं, इसके लेके बात हुआ है। अगर हम इस प्रकार का देखते हैं तो हम पूछते हैं चीन को अगर हम बोलते हैं टी स्टेटस को एंटी जो स्टेटस अप्रैल के पहले तक था उस इलाके तक वापस जाना है तो वो अकेला नहीं हो पाएगा, दोनों साइड को वो करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि
इस प्रकार का डिसएंगेजमेंट होने के बावजूद भी उस इलाके के ऊपर हम निगरानी रखेंगे ताकि इस प्रकार का दोबारा चीन का जो फौज है वो उस इलाके के अंदर जल्दी से ना आ पाए। नरसिम्हन की बात सुनने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया, मर्यादा को तोड़ा, तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ऐसी बातें करके नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि भारत का, भारत की सेना का और भारत के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर बोलते समय राहुल गांधी को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, सेना का मनोबल गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा और संप्रभुता ये ऐसे विषय हैं जिन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार के भाषा का, जिस प्रकार के आज शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, मुझे लगता है राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी देश खुश होता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का विषय हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक का विषय हो, चाहे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का विषय हो, चाहे आज डिसएंगेजमेंट का विषय हो चीन को लेकर, तब राहुल गांधी दुखी होते हैं और इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। देश का प्रधानमंत्री कायर है, देश टूट गया, देश का एक टुकड़ा चला गया, ये किसको गाली है? यह गाली है तो भारत के शौर्य को है, भारत की आर्मी को है, भारत के मिलिट्री को है, भारत की सरकार को है, भारत के पार्लियामेंट को है, क्योंकि यह स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पढ़ा गया। राहुल गांधी जी को किसी पे विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री कायर है का अर्थ क्या है? घुटने टेक दिए, मत्थे टेक दिया। इंडिया ने घुटना नहीं टेका है, भारत माँ ने जाके मत्था नहीं टेका है चीन के सामने। हमारे वीर जवानों ने शहादत दी है। 40 से अधिक चीन के जो हैवान थे उनको मारने के बाद उन्होंने शहादत दी है। शहादत दे के आज ये स्थिति हुई है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं, इसको समझिए कि आखिर चीन जैसा देश जो एक हमेशा चाहता है कि वो विस्तारवादी बना रहे, वो आज डिसएंगेज क्यों कर रहा है? वो हमारे हिंदुस्तान के आर्मी, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के दृढ़ संकल्प, रिजॉल्व के आगे झुक रहा है। यह अपने आप में ऐतिहासिक और बड़ा विषय है। चीन की सीमा पर जो हुआ वो देश की फौज के लिए, हमारे वीर जवानों के शौर्य के लिए गौरव का विषय है। जहां तक सियासत की बात है, जब मुद्दा देश का हो, जब बात राष्ट्र के सम्मान की हो, तो राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े होकर दुश्मन को जवाब देना चाहिए। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि राहुल गांधी को जरा याद दिलाइए, जब 2008 में आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था, उस वक्त तो किसी ने मनमोहन सिंह से सवाल नहीं पूछे थे। उस वक्त तो पूरा देश, सारे विरोधी दल सरकार के साथ खड़े थे। अब चूंकि राहुल गांधी ने सवाल उठा ही दिए हैं और 2008 की बात उनकी पार्टी के एक नेता ने याद दिला दी है, तो मैं एक राज की बात बताता हूं। 26/11 को मुंबई में हमले के बाद आतंकवादी ने जो कुछ किया, जिस तरह से उन्होंने मासूमों की हत्या की, उसके बाद हमारी फौज, हमारी आर्मी बहुत गुस्से में थी। आर्म फोर्सेस के अफसर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह तत्पर थी। तीनों सेनाओं के चीफ ने तय किया कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी अड्डों को खत्म करेंगे। फाइटर जेट तैयार थे, उनमें बम लोड हो चुके थे, पायलट रेडी थे, पूरा प्लान तैयार था। उसके बाद तीनों चीफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए और उनसे साफ साफ कहा कि एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार है, हमारे पास 24 घंटे का वक्त है, सरकार परमिशन दे, ग्रीन सिग्नल दे, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे, आतंकवादियों के अड्डों को बर्बाद कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने परमिशन नहीं दी। उस वक्त एयर चीफ मार्शल थे फाली होमी मेजर। उन्होंने रिटायर होने के बाद 2008 में क्या हुआ इसका खुलासा किया और जो मैंने आपको बताया, एक एक बात को उन्होंने ऑथेंटिकेट किया है। अब बात यहां तक नहीं रुकी। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा
उनकी ऑटोबायोग्राफी आप देखिए, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उस पर नजर डालिए। ओबामा लिखते हैं, कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान पर हमले की परमिशन यह कहकर नहीं दी थी कि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। उस वक्त राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे, सरकार उनके इशारे पर चलती थी। वो अगर इतने बड़े बहादुर थे तो उस वक्त पाकिस्तान पर हमले का आदेश क्यों नहीं दिलवाया? क्यों नहीं अपने प्रधानमंत्री से कहा कि बदला लेना चाहिए, घर में घुसकर मारना चाहिए? अगर उस वक्त कोई उन्हें या देश के प्रधानमंत्री को डरपोक कहता तो उन्हें कैसा लगता? उस वक्त कोई देश के प्रधानमंत्री को कायर कहता तो उन्हें कैसा लगता? अगर उस समय यह कहा जाता कि सरकार ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए तो उन्हें कैसा महसूस होता? इसीलिए कहा गया है, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। लेकिन राहुल कहां सुनते हैं? आज उनके बारे में ही बात करने का दिन होता जा रहा है, क्योंकि उनका मिशन है नरेंद्र मोदी को बदनाम करना, प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को न मानना। चीन पर उन्होंने क्या क्या झूठ बोला ये मैंने आपको बताया। किसानों के लिए जो कानून बने हैं उनको लेकर भी वो देश को कैसे गुमराह कर रहे हैं, कैसे किसानों को भड़का रहे हैं, ये भी सुनने वाली बात है। असल में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां किसानों के नाम पर अब महापंचायतें बुलाई जा रही हैं। राजस्थान में यह काम पिछले कई दिन से सचिन पायलट कर रहे हैं। किसानों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें नए कानूनों के बारे में बताते हैं, उकसाते हैं और बार बार ये बताते हैं कि नए कानून आ गए तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, उनकी जमीन छिन जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगा, मजदूर और छोटे व्यापारी सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। आज राहुल गांधी राजस्थान के हनुमानगढ़ में गए और यहां किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानूनों पर इसी तरह की बातें कही। दिल्ली में राहुल कह रहे थे नरेंद्र मोदी ने भारत की जमीन चीन को दे दी, और राजस्थान में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों की जमीन लेकर अपने उद्योगपति दोस्तों के हवाले करने के लिए ये कानून बनाए हैं। अगर ये कृषि कानून लागू हो गए तो 40% लोगों का रोजगार चला जाएगा, किसान तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और किसानों की जमीनों पर बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। जो काम राहुल गांधी ने किसान पंचायत के जरिए राजस्थान में किया, वही काम कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में कृषि कानून के विरोध में रैली निकाली। नाना पटोले ने ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों से विधान भवन से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक मार्च किया। जरा सोचिए, महाराष्ट्र की सरकार ने 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती मनाने पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। कोई बड़ा समारोह करने पर रोक है, लेकिन मोदी का विरोध करने पर कोई रोक नहीं है। आज नाना पटोले की रैली को मंजूरी दे दी गई, हजारों लोग इकट्ठा हुए, कोरोना का प्रोटोकॉल गायब हो गया, किसी ने नहीं पूछा। यही हाल पंजाब में है। पंजाब में किसान कानूनों को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। पंजाब में भी किसानों की महापंचायत शुरू की गई है। लुधियाना में जगराओं में पहली महापंचायत हुई। इसे किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने लीड किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। केंद्र सरकार पर हमला किया, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगवाए और फिर कहा कि किसान आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया है, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान तो कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। तो अब डेडलॉक कैसे खत्म होगा, इसे लेकर आज अमृतसर में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का एक सुझाव आया। किसान मजदूर एकता। ज्ञानी हरप्रीत सिंह की मोदी काफी मान्यता है, काफी सम्मान है। मोदी अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि बैठकर ही बातचीत का नतीजा निकलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ बातें किसान माने और कुछ बातें सरकार भी माने। जिद छोड़कर दोनों एक एक कदम पीछे हटे, बातचीत करें, इसमें ही सबकी भलाई है। ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ,
ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये बात तो ठीक है कि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा ताकि लोग अपने अपने घर जा सकें। अकाल तख्त की बहुत मान्यता है, बड़ा सम्मान है। अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने न तो किसानों को पीछे हटने को कहा, न सरकार को। उन्होंने दोनों से कहा बातचीत करके रास्ता निकाले, और ये अच्छी बात है। लेकिन किसान संगठनों के नेता अकाल तख्त की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों के नेता सीधा जवाब तो नहीं देते। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा किसान तो बात करने को तैयार है, लेकिन बात तो तभी बनेगी जब कानून वापस लिए जाएंगे। आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया, पीक पे है और ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ चांस है कि मीटिंग हो? ये सरकार से पूछो, हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए। हमने आपको लगता है कि होगा या देखो हल बातचीत से ही होता है, नेगोशिएशन से ही होगा जब भी होगा। लेकिन ये सरकार पर डिपेंड करता है वो कब बुलाती है, कब इसका हल चाहती है। शरत कोई नहीं, मीटिंग में बुलाएं और नेगोशिएशन होगी, उसमें हमारी जायज़ है बात, जो बात जायज़ है हमारी वो माने, न जायज़ हम भी नहीं कहेंगे मानो। जब ये कानून गलत है वो खुद मानने लगे हैं तो फिर उसको वापस ले लें, क्यों बैठा रखा है किसानों को। आज हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी किसान महापंचायत हुई। इस पंचायत में भी कई किसान नेता पहुंचे। राकेश टिकैत, जोगिंदर सिंह उग्राहा, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चडूनी, सब के सब एक ही मंच पर थे। यहां हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने राकेश टिकैत से अकाल तख्त के जत्थेदार के सुझाव पर सवाल पूछा। इस पर टिकैत ने गोलमोल जवाब दिया। कहा वो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन पहल सरकार को करनी होगी। जो अकाल तख्त है उसके एक जत्थेदार हैं गुरप्रीत सिंह जी, वो कह रहे हैं कि सरकार और किसान अपनी जिद छोड़ें और बातचीत करें और फिर मसले का समाधान निकालें। और हमने भी तो यही कहा कि सरकार बात करे हमारे से, हमने भी तो यही कहा। लेकिन सरकार तो कह रही है ना संशोधन करा लीजिए, जो भी जरूरत है संशोधनों की वो किए जाएंगे। प्रधानमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं। बात कर नहीं रहे, दूर दूर तक बात कर रहे हैं। आप बात करें, कहाँ है? तो अभी आंदोलन आगे ऐसे ही पंचायत और ये सब चलता रहेगा, सब चलेगा ऐसे, कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, और कहाँ जाएंगे हम। लेकिन जोगिंदर सिंह उग्राहा ने अकाल तख्त के जत्थेदार के सुझाव को खारिज कर दिया। उग्राहा ने कहा अगर हरप्रीत को लगता है कि किसान उनकी बात मान जाएंगे तो वो धरने पर बैठे किसानों के बीच आकर अपनी बात कहें और किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए मना लें। अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कानून। इम्प्लीमेंट होने से पहले अमेंडमेंट क्यों करनी पड़ गई? इम्प्लीमेंट होने से पहले होल्ड क्यों करना पड़ गया? अगर ये सब कुछ करना पड़ गया तो इसका मतलब कानूनों में कोई ना कोई नुक्स है। अगर नुक्स है तो वापस क्यों नहीं करते? नुक्स वाली चीज हम क्यों लेंगे? हरप्रीत जी किसानों के आगे पूछ ले, किसानों को छुड़वा दे। अगर उसकी किसान मानते हैं, हमारे पास तो किसान तैयार हैं, हमारे किसान तो मानते नहीं भाई। जो ऐसा कन्वेंस कर सकता है लोगों को, वो कन्वेंस कर ले। अगर कानूनों को ठीक मानते हैं तो लोग मान लेंगे। अगर हरप्रीत जी इतने हरमन प्यारे हैं तो आ जाए लोगों में। लोकतंत्र में बातचीत ही किसी समस्या का हल होता है, और ये बात सही है। किसान भी चाहते हैं बातचीत हो, रास्ता निकले। किसान संगठनों के नेता भी यही चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो धरने पर बैठे किसान हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन जो लोग सियासत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, वो नहीं चाहते कोई रास्ता निकले। वो चाहते हैं कि टकराव चलता रहे, और इसीलिए
पॉलिटिकल पार्टियां अब इस आंदोलन को तेज करवाने की कोशिश में लगी हुई हैं। पंजाब के बाद अब राजस्थान और महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं। और मुझे लगता है किसानों को समझना चाहिए कि राजनीतिक दलों के नेता किसानों के लिए फिक्रमंद नहीं है, उनका मकसद है नरेंद्र मोदी को घेरना। और इसलिए अब किसान आंदोलन के मंच पर हर राजनीतिक दल के नेता दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे सियासत हावी हो रही है, उससे किसान आंदोलन की पवित्रता, उसकी ताकत कम हो रही है। और ये किसान संगठनों के नेताओं को समझना होगा, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में रिंकू शर्मा मर्डर केस आज दिन भर सुर्खियों में रहा, इसकी बहुत चर्चा हुई। इसकी डिटेल्स 10 सेकंड के स्पॉन्सर मैसेज के बाद। यार चिंटू तेरा आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया। दिल्ली में एक नौजवान का ऐसा मर्डर हुआ है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, सब जगह ये ट्रेंड कर रहा है। मर्डर हुआ है रिंकू शर्मा नाम के लड़के का। मर्डर की वजह को लेकर 2 तरह की थ्योरी सामने आई है। रिंकू शर्मा के घर वालों का दावा है कि उसकी हत्या जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से हुई। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह आपसी झगड़ा है। पुलिस ने इस मामले में इस्लाम, जाहिद, दानिश, ताजुद्दीन और मेहताब नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना दिल्ली के मंगोलपुर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात को रिंकू शर्मा 4 आरोपियों के साथ था। आपस में तीखी बहस हुई। बाद में ये लोग अपने दर्जनों साथियों के साथ रिंकू के घर पहुंचे। पहले लाठी डंडों से, रॉड से उसकी पिटाई की, बाद में चाकू घोंप दिया, जिससे रिंकू शर्मा की मौत हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों से भी इस बात की तस्दीक हो रही है कि रिंकू शर्मा के घर में घुसकर हमला किया गया। बेटे की मौत से रिंकू की मां रो रो कर बुरे हाल में है। वो बार बार कह रही है कि जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से उनकी बेटे की जान चली गई। जय श्री राम के चक्कर में इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा। वो हमारी गली में ही रहते हैं सर, तो उसको पीछे से पकड़ लिया, मारा उसको। तो वो थे 30-40 जने सर, आधे इधर से आया, आधे इधर से आया। तो हमारे घर में डंडे डंडे बजाए, बहुत मारा मेरे बच्चे को। और खूब इतने डंडे थे, चक्कू थे, हथौड़ियाँ थी, क्या क्या थी सर, बहुत सारे चीजें थी उनके हाथ में। हाथों में पता नहीं क्या क्या पहनते हैं सर, सब कुछ था उनके पास। सारे यहीं पे मारने लगे सर उसको। वो भागा मातक भागा, सारे उसके पीछे डंडे डंडे, पीछे से जाके उसकी कमर पे चक्कू उसेड़ दिया सर, उसको बहुत मारा लड़के को मेरे। रिंकू शर्मा का भाई का भी यही दावा है कि जब से उन्होंने राम मंदिर के लिए रैली निकाली थी, तभी से आरोपी उनके परिवार से चिढ़ने लगे थे। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि रिंकू शर्मा को चाकू मारने के बाद जब परिवार वाले उसे लेकर हॉस्पिटल आए, वहां भी उनके साथ मारपीट हुई। बाद में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे। और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और कल मेरे भाई को मार दिया। कल झगड़ा हुआ था किसी की पार्टी वार्टी में, बर्थडे पार्टी में? कल किसी का झगड़ा नहीं हुआ था। अलग अलग तरह के वर्जन हैं। रिंकू शर्मा का भाई कह रहा है कि विवाद की शुरुआत तभी हो गई थी जब उन्होंने राम मंदिर को लेकर रैली निकाली थी। आज वो वीडियो भी सामने आया जिसका जिक्र रिंकू शर्मा का भाई कर रहा है। ये रैली 5 अगस्त 2020 को निकाली गई थी, वो तारीख जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। उस दिन रिंकू शर्मा समेत कई लोगों ने मंगोलपुरी में अपने इलाके में रैली निकाली थी और जय श्री राम के नारे लगाए थे। इस वीडियो में भी रिंकू शर्मा जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहा है और साथ ही उसने राम नामी झंडा भी पकड़ रखा है।
लेकिन पुलिस का कहना है कि रिंकू शर्मा की हत्या रंजिश की वजह से की गई। दिल्ली पुलिस के पीआरओ डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि रिंकू शर्मा और बाकी आरोपी बुधवार को एक बर्थडे पार्टी में गए थे। वहां इनका झगड़ा हुआ, बाद में ये सब घर आ गए और बाद में आरोपी लाठी डंडे और हथियार लेकर रिंकू शर्मा के घर पहुंचे, जहां उस पर हमला हुआ और उसी हमले में उसकी जान चली गई। एक बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो लड़के वहां से चले गए थे। इसके उपरांत उनमें से एक लड़का रिंकू के घर के पास में उस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट शुरू हुआ। मारपीट के दौरान रिंकू को चाकू से चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग परिवार वर्ग के संपर्क में हैं और इसमें जो भी चीजें हमारे सामने आ रही है, तमाम एंगल्स को पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या? ये तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ये बात सही है कि रिंकू के घर पर भीड़ ने हमला किया था, उसकी हत्या भी कर दी गई, दर्दनाक हत्या है। और ये भी सही है कि रिंकू शर्मा की हत्या करने वाले सभी आरोपी मुसलमान हैं। ये भी सही है कि रिंकू शर्मा ने 5-6 महीने पहले एक रैली निकाली थी, जय श्री राम के नारे लगाए थे। परिवार वालों का दावा यह है कि उनके बच्चों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि रिंकू ने जय श्री राम के नारे लगाए थे और इसको लेकर झगड़ा हुआ था। इससे इस घटना को हिंदू मुस्लिम झगड़े का रूप आसानी से दिया जा सकता है। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, समाज के दुश्मन इसका फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। रिंकू के परिवार के प्रति सबकी सहानुभूति है, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये सब ठीक है और पुलिस ने सब अपराधियों को पकड़ भी लिया है। लेकिन पुलिस की बात भी सुननी चाहिए। पुलिस का कहना है कि उसे फिलहाल इस बात के सबूत नहीं मिले कि यह मामला धार्मिक विवाद का था, कम्युनल वायलेंस का था। पुलिस का कहना है कि हत्या का कारण आपसी रंजिश है, विवाद है, झगड़ा है। और मुझे लगता है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए और कम से कम इस मामले पर सियासत तो किसी को नहीं करनी चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें हर रोज बढ़ जाती हैं। आज ममता बनर्जी के एक पुराने साथी दिनेश त्रिवेदी ने उनका साथ छोड़ दिया और इस्तीफा देने की उन्होंने वजह क्या बताई, अब मैं आपको बताता हूं ममता बनर्जी को आज एक और झटका कैसे लगा। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर दिनेश त्रिवेदी ने आज ममता का साथ छोड़ दिया। दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बजट की चर्चा के दौरान अचानक एक नाटकीय तरीके से अपने इस्तीफे का ऐलान किया। दिनेश त्रिवेदी अपनी पार्टी की तरफ से बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उनकी बात सुनकर तृणमूल कांग्रेस के नेता हैरत में पड़ गए। दिनेश त्रिवेदी अपनी पार्टी के बारे में बोलने लगे। उन्होंने कहा उन्हें घुटन महसूस हो रही है, बंगाल में जो माहौल है वो देखा नहीं जा रहा, इसलिए अब राज्यसभा बैठने के बजाय बंगाल में जाकर अपने राज्य की सेवा करेंगे। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है।
हालांकि तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने कहा किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मदन मित्रा ने कहा तृणमूल कांग्रेस का मतलब ममता बनर्जी हैं। दिनेश त्रिवेदी जैसे नेताओं के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेगी। दिनेश त्रिवेदी जैसे लीडर की क्या मेरा मालूम नहीं, लेकिन ये मेरा मालूम है वो डिफीट हुए थे। 10 साल रहने को बाद भी चुनाव में हार गए थे और मैं 11 दिन लड़के उनसे 10,000 वोट ज़्यादा मिला था। फिर ममता बनर्जी उनको राज्यसभा का पोस्ट दिलाया था। लेकिन हमारा जो ये तृणमूल पार्टी है ना, ये तृणमूल पार्टी है जनता और जोड़ा फूल, ये है तृणमूल। और ममता बनर्जी जब तक आगे है और अगर कल मदन मित्र चला जाए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब लैंप पोस्ट, एक ही पोस्ट मैंने नहीं शुभेंदु अधिकारी बोला है, और सब लैंप पोस्ट। तो कुछ लैंप पोस्ट जा सकता है, तोड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन लड़ना है तो देखिए, सामने लाखों पीछे लाखों, आवाज एक, ममता बनर्जी बार बार, बांग्लार माटी से 3 बार फिर से हो रहा है मुख्यमंत्री। लेकिन दिनेश त्रिवेदी ने कारण बताया, उन्होंने पार्टी को छोड़ी। उन्होंने कहा आप तृणमूल कांग्रेस को इलेक्शन मैनेजर चला रहे हैं, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के साथ बंधे रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। हम कहाँ बात करें, किसी के पास समय नहीं है। तो आप किससे दुखी थे? किसी के पास समय नहीं है। नहीं तो आप अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें? और उनके पास किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है, वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या? ममता बनर्जी जब केंद्र में राजनीति करती थी तो उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को रेलवे मिनिस्टर बनाया था, फिर मुकुल रॉय को उन्होंने रेल मंत्री बनाया। ये दोनों नेता ममता के सबसे करीबी नेता थे। आज दोनों पार्टी छोड़ चुके हैं। मुकुल रॉय तो बहुत पहले से बीजेपी में है, अब दिनेश त्रिवेदी भी बीजेपी में जाएंगे, ये लगभग तय है। मैंने करीब 2 महीने पहले आपसे कहा था कि प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी है। ये लोग ममता बनर्जी से इतने नाराज नहीं है जितने इन दोनों से नाराज हैं, और इन दोनों से नाराजगी ममता को महंगी पड़ रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो, दिनेश त्रिवेदी हो, जो भी पार्टी छोड़ता है वो यही कहता है कि पार्टी को आजकल मैनेजर चला रहे हैं और इसमें उनकी कोई जगह रह नहीं गई। एक और खबर आई उत्तराखंड से। तबाही में लापता लोग अभी तक गायब है, लेकिन एक नया खतरा सामने आया है। हादसे की जगह एक नई झील का पता चला है। उत्तराखंड से आज एक डराने वाली खबर आई है। ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची थी, अब उस जगह एक नया खतरा पैदा हो गया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि 7 फरवरी को तबाही के बाद ऋषिगंगा नदी में एक नई झील बन गई है, जो चमोली में फिर से कहर बरपा सकती है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राणा उस जगह पर पहुंचे जहां ये झील बनी है। उनका कहना है कि 7 फरवरी को रौंठी नदी के साथ जो मलबा आया है, उससे ऋषिगंगा नदी का पानी रुक गया है, और जिसके बाद यहां एक बड़ी झील बन गई है। पानी के प्रेशर के कारण अगर पहाड़ में दरार आई, झील टूटी, तो तबाही बहुत बड़ी होगी। जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूं और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी, और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से
आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा, और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है, और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है, और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, अगर हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके। एसडीआरएफ की टीम इस झील तक पहुंच गई है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक झील की लंबाई करीब 350 मीटर है और इसमें से पानी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी है कि इस झील में वाटर का इनफ्लो कितना है। अगर पानी तेजी से आ रहा है और आउटफ्लो कम है तो फिर आर्टिफिशियल तरीके से ब्लास्ट करके पानी के निकलने का रास्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, पूरी स्थिति सरकार के सामने है, सारी टीमें वहां पर मौजूद हैं, तो उम्मीद है इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।